नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी सिक्किम की। कैसे हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत साम्राज्य भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। चलिए इस अनोखी ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो 300 सालों से आजाद था, वो अचानक अपने इतने बड़े पड़ोसी देश में शामिल होने के लिए वोट क्यों करेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। और इस सवाल का जवाब छिपा है साल 1975 में। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और परत दर परत समझते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक पल तक की नौबत आई कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, सिक्किम साम्राज्य के जन्म और नामग्याल राजवंश की स्थापना के साथ। वैसे एक मजेदार बात, सिक्किम नाम तिब्बती शब्द सुखियम से आया है, जिसका मतलब होता है नया महल। देखिए, इस इलाके के सबसे पुराने बाशिंदे थे लेप्चा जनजाति के लोग, और बाद में तिब्बत से भूटिया समुदाय के लोग भी यहाँ आकर बस गए, जिससे यहाँ की संस्कृति और भी ज्यादा समृद्ध हो गई। अब आता है साल 1642, जो कि एक बहुत ही अहम मोड़ था। इसी साल तिब्बती लामा संतों ने फुनसोक नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल यानी कि राजा घोषित किया, और बस यहीं से नामग्याल राजवंश की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर 300 से भी ज्यादा सालों तक इस अनोखे तिब्बती बौद्ध साम्राज्य पर राज किया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वो दौर आता है जब बाहरी ताकतों का असर सिक्किम के भविष्य पर पड़ने लगता है। ये संघर्ष और संरक्षण का एक मिला जुला दौर था। 18वीं सदी सिक्किम के लिए कहना होगा काफी मुश्किलों से भरी थी। एक तरफ से नेपाल ने पश्चिमी सिक्किम पर कब्जा कर लिया, तो दूसरी तरफ से भूटान ने भी कई हमले किए। इन लगातार हमलों और लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था, और अब उसे एक नए ताकतवर सहयोगी की जरूरत महसूस होने लगी। और ये सहयोगी मिला ब्रिटिश भारत के रूप में। साल 1817 में हुई टिटालिया की संधि ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस संधि में हुआ ये कि अंग्रेजों ने सिक्किम की मदद की और नेपाल से उसकी जमीन वापस दिलवाई, लेकिन इसके साथ ही सिक्किम ब्रिटिश प्रभाव में भी आ गया, तो एक तरह से मदद की एक कीमत थी। यहाँ संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट स्टेट, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये था कि सिक्किम अपने अंदरूनी मामलों में तो आजाद था, लेकिन उसकी रक्षा और विदेशी रिश्ते ये सब पहले ब्रिटेन और बाद में भारत के हाथ में थे। और ये जो स्टेटस था, ये आगे चलकर सिक्किम के भविष्य के लिए बहुत अहम साबित हुआ। तो अब कहानी एक लंबी छलांग लगाती है और पहुंचती है 20वीं सदी में। भारत आजाद हो चुका था और इसकी हवा अब सिक्किम के अंदर भी महसूस की जा रही थी, जहां राजनीतिक बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी थी। 1947 में भारत की आजादी के बाद भी सिक्किम का स्टेटस वही रहा, एक संरक्षित राज्य जहां चोग्याल का शासन था। पर अब माहौल बदल रहा था। एक तरफ थी पारंपरिक राजशाही और ठीक बगल में था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इन दोनों के बीच तनाव बढ़ना तो लाजमी था, और इसी तनाव का नतीजा ये हुआ कि सिक्किम के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने लगा। भारत में जो लोकतांत्रिक बदलाव हो रहे थे, उनसे प्रेरणा लेके सिक्किम के आम लोगों ने भी अपने लिए लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करनी शुरू कर दी, और ये मांग तेजी से बढ़ रही थी। और देखते ही देखते साल आ गया 1973। इस वक्त तक चोग्याल यानी राजा और लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारियों के बीच का तनाव अपने चरम पर था। हालत ऐसे हो गए थे कि महल और जनता के बीच का ये टकराव अब किसी के काबू में नहीं रहा। अब जाहिर है, अपनी इतनी अहम सीमा पर इस तरह की अस्थिरता को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता था, तो भारत सरकार ने दखल दिया। भारत ने वहां दोबारा शांति कायम करने और इस विवाद में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की, और इसी दखल ने आने वाले बड़े बदलावों की जमीन तैयार कर दी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी वोट और एक बिल्कुल नई शुरुआत। तो याद है वो पहला सवाल? उसका जवाब हमें यही मिलता है। 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ और उसका नतीजा बस हैरान करने वाला था। 97.5% लोगों ने, जी हाँ, 97.5% लोगों ने राजशाही को खत्म करने और भारत में शामिल होने के हक में वोट डाला। इस भारी जनमत के बाद 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया, और इसी के साथ
सदियों से चले आ रहे चोग्याल के शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो एक नज़र इस पूरी यात्रा पर डालते हैं। 1642 में नामग्याल वंश की स्थापना से लेकर 1975 में भारत का राज्य बनने तक ये 333 सालों का सफ़र था, और इस सफ़र का हर एक पड़ाव बहुत मायने रखता था। तो सवाल उठता है कि आज का सिक्किम कैसा है? आज सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, और सिर्फ यही नहीं, ये देश का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट भी है। ये एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और पर्यावरण को लेकर जागरूक इलाका है, जहाँ की 75% से ज़्यादा आबादी पर आज भी बौद्ध और तिब्बती संस्कृति का गहरा असर दिखता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सिक्किम की एक प्राचीन साम्राज्य से एक आधुनिक राज्य बनने की ये जो पूरी यात्रा है, यह हमें पहचान, संप्रभुता और लोकतंत्र के आपसी रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है।